हेलो, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो छात्र अपनी तैयारी अभी भी नहीं शुरू किए हैं वो एवीएस की पाठशाला यूट्यूब फैमिली के साथ, खूबसूरत फैमिली के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, जिसमें एवीएस की पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ बहुत ही मेहनत के साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रही है और आपके 70 में 70 नंबर लाने का पूरा भरसक प्रयास पूरी टीम कर रही है। तो चलिए, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2023-24 क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया चैप्टर है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ इसमें डेफिनेशन पूछी जाती हैं और इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न भी एक क्वेश्चन हर वर्ष रहता ही रहता है। तो चलिए, वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 नंबर का होता है। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, यानी कि पूछ रहा है 1 मोल पर कितने आवेश होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए, ये एक प्रकार की परिभाषा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेशों की कुल संख्या को 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। तो 1 फैराडे की एक परिभाषा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित कुल आवेश कितने होते हैं। तो 1 फैराडे की ये परिभाषा है और 1 फैराडे यानी F इक्वल टू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है N इंटू ई। N क्या है? एवोगाद्रो संख्या है। ये है एवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 और ये ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? -19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमको एक संख्या प्राप्त होती है 96,488। ये एक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि इसको हम मान लें 96,500 के करीब है। तो 96,500 कूलाम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश होते हैं। तो मैंने चलिए पहला का ऑप्शन देख लेते हैं। 1 फैराडे 96,500 कूलाम, N इंटू ई माइनस का आवेश अपॉन ये जो चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन भी सही है, फैराडे भी सही है, 96,500 भी सही है और N इंटू ई माइनस का आवेश ये भी सही है। F का मतलब फैराडे है, C का मतलब कूलाम है। तो ये सभी इसमें पहला ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आज का, आयरन चादरों पर गैल्वेनीकरण किसके लेपन से किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है जिसके उसके क्षरण को रोका जा सके, जिसके कारण उसके क्षरण को रोका जा सके। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब यहाँ पर आयरन पूछ रहा है, जो आयरन की चादर बनी होती है आयरन धातु की, उसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ाई जा सकती है, यानी कि गैल्वेनीकरण में कौन सा धातु का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन कॉपर है, दूसरा ऑप्शन जिंक है, तीसरा ऑप्शन सिल्वर है और चौथा ऑप्शन टिन है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आयरन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कॉपर की भी परत चढ़ाई जा सकती है, जिंक की भी चढ़ाई जा सकती है, सिल्वर की भी चढ़ाई जा सकती है और टिन की भी चढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर हम बात कर लें तो ये जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है पहले ऑप्शन में, अगर इसकी लेयर हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो ये काफी महंगा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम सिल्वर की भी देख लें, सिल्वर भी अगर इसके ऊपर चढ़ाएंगे यानी चांदी जिसको कहते हैं, तो चांदी के पर चढ़ाओगे तब भी ये महंगा हो जाएगा। हालांकि चांदी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के बाद क्या करता है, ये काला पड़ जाता है, सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। टिन की बात करें तो टिन की भी चढ़ा सकते हैं लेकिन ये महंगा पड़ेगा, है ना। तो जो सबसे सस्ता और अच्छा हमारे लिए है वो है जिंक। जिंक की
धातु आयरन चादरों के ऊपर चढ़ा सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हम इसके आयरन के नुकसान को, क्या होता है कि क्षरण होता है, उसको हम रोक सकते हैं। इसमें जो जंग लगता है, जंग लगने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आयरन की चादरें हैं। आप लोग घरों में, आपके घरों में या फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है धूप से बचने के लिए। उसके अलावा जो है बारिश से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो लोहे की चादरें होती हैं, इनके ऊपर जिंक की कवरिंग की जाती है, यानी जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे इसमें जंग ना लगे, और जब जंग नहीं लगेगा तो ये बहुत टिकाऊ हो जाएगा, लंबे समय तक चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग लवण सेतु बनाने में नहीं करते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि लवण सेतु को अंग्रेजी में साल्ट ब्रिज कहते हैं, और साल्ट ब्रिज जो होता है दो अर्धशैलों के बीच में इस्तेमाल की जाने वाली एक युक्ति है, और इस साल्ट ब्रिज के अंदर कुछ साल्ट भरे जाते हैं। साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है? तो ये आयोनिक बैलेंस करने का काम करता है। आयोनिक बैलेंस करने का काम। आयोनिक बैलेंस करने का मतलब क्या है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते, फिर आपको समझाते हैं। पहला ऑप्शन है CH3COO, दूसरा ऑप्शन है NH4NO3, तीसरा ऑप्शन है KCl, चौथा ऑप्शन है KNO3। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसका इस्तेमाल साल्ट ब्रिज के रूप में करते हैं। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड को भी साल्ट ब्रिज के रूप में करते हैं, और KNO3 ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको भी साल्ट ब्रिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो CH3COO है यानी पोटेशियम एसीटेट है, इसका इस्तेमाल साल्ट के रूप में नहीं करते हैं। इसका साल्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, दो अर्धशेल हैं। एक अर्धशेल ये है जिसमें जिंक की इलेक्ट्रोड लगी हुई है, दूसरी तरफ कॉपर की एक इलेक्ट्रोड लगी हुई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया गया है कि जिंक से कॉपर के इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक येलो कलर का युक्ति दिखाई दे रही है, जो दोनों अर्धशेलों को कनेक्ट करने का कार्य करती है, और इसे ही बोलते हैं क्या? लवण सेतु। लवण सेतु यानी कि इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। ये है साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज में जैसे KCl यहाँ पे दिखा गया, KCl भरा हुआ है, KCl भर सकते हो, NH4NO3 भर सकते हो, है ना। इसमें देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें क्या भर सकते हैं? NH4NO3 भी भर सकते हैं, KCl भी भर सकते हैं, और KNO3 भी भर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसका कार्य क्या होता है। जैसे देखिए, जब जिंक यहाँ पर एनोड का कार्य कर रहा है, और आपको पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर हो रहा, ये है एनोड और ये है कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण जब भी होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये इधर से फ्लो होंगे, और इस टाइप यहाँ पे लिखा भी हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर की ओर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। किस तरफ? एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे तो ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा? यहाँ से निगेटिव आयन इस अर्धशेल में डालता जाएगा। पोरस होता है ये, और ये यहाँ डालता जाएगा। और इधर देखेंगे तो कॉपर की ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो पोटेशियम यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे। जब पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे तो इसमें देखिए पोटेशियम आयन यानी पॉजिटिव आयन को इधर ये साल्ट ब्रिज के माध्यम से इस अर्धशेल में डाला जा रहा है, जिससे कि आयोनिक बैलेंस बराबर रहे। क्या रहे? आयोनिक बैलेंस। आयोनिक बैलेंस को बराबर करने के लिए यहाँ पर साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। अभी आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सभी प्रकार के सेल के बारे में बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी सेल की अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी यदि सेल विभव। तो पहले हम जान लेते हैं सेल विभव क्या होता है और किससे इसको प्रदर्शित करते हैं। सेल विभव बोलते हैं जब किसी इलेक्ट्रोड को वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डाला जाता है, तो यहां पर एक
ये जो सरफेस है मेटल की और ये जो सोल्यूशन भरा हुआ है यहाँ पर वैद्युत अपघट्य का, इसके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, या इसको सेल विभव भी कहते हैं, ठीक है, जिसे ईएमएफ कहा जाता है। और ये अभिक्रिया स्वतः कब होगी, यानी किसी सेल की अभिक्रिया स्वतः कब हो जाएगी, तो स्वतः तब होगी, आपको बता दें एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई एफ। एफ क्या है यहाँ पर, एफ है फैराडे नियतांक, एफ क्या है फैराडे नियतांक है, और ई क्या है यहाँ पर, ये ई है सेल विभव, सेल विभव, और ये एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है, और डेल्टा जी क्या है, ये है मुक्त ऊर्जा, क्या है मुक्त ऊर्जा है ये। अब यदि मैं यहां आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि डेल्टा जी निगेटिव है, क्या है डेल्टा जी निगेटिव है, तो ई क्या होगा, ई यानी सेल विभव क्या होगा पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा सेल विभव तो अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन है कि यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या होगा, ई जो है यानी सेल विभव क्या होगा निगेटिव होगा, और जब ई यानी सेल विभव निगेटिव होगा तो यह अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, स्वतः नहीं होगी। लेकिन यदि डेल्टा जी निगेटिव है, जब निगेटिव हो जाएगा डेल्टा जी, ध्यान से देखिए, जब डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ई हो जाएगा पॉजिटिव, यानी सेल विभव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब सेल विभव पॉजिटिव हो जाएगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अभिक्रिया होगी स्वतः, यानी ये अभिक्रिया कैसी होगी स्वतः होगी। लेकिन तीसरी कंडीशन देख लें, यदि डेल्टा जी बराबर 0 होगी तो क्या हो जाएगा, ई बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये साम्य अवस्था में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, साम्य अवस्था में ये अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है अनंत। तो किसी सेल की अभिक्रिया स्वतः कब हो जाएगी, जब उसका सेल विभव क्या हो धनायन हो, यानी कि पॉजिटिव हो। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि किसी सेल की अभिक्रिया साम्य अवस्था में कब होगी, तो जब डेल्टा जी का मान 0 होगा। पूछ लिया किसी सेल की अभिक्रिया स्वतः कब नहीं होगी, जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोड विभव का मान निगेटिव होगा, तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। तो यहाँ पर सेल विभव पूछा गया है, लेकिन सेल विभव के अलावा यहाँ पर मुक्त ऊर्जा भी दे सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है और इसी कॉन्सेप्ट से आपके 4-5 तरह के इससे सवाल बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आप सबसे पहले मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन होता है उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सर्च करिए, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप सर्च करिए एवीएस की पाठशाला, आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप टैप करेंगे और फिर आप ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करते ही आपको सभी जो वीडियोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के साथ विद सोल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, और ये जो अंक होंगे इसके 2 अंक का ये प्रश्न होगा। तो जो आपकी परीक्षा में 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकत्व, यानी जिससे विशिष्ट चालकता या चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विशिष्ट चालकत्व को किससे डिनोट करते हैं। विशिष्ट चालकत्व को डिनोट करते हैं, विशिष्ट चालकत्व बोल लो या विशिष्ट चालकता बोल लो, इसको डिनोट करते हैं कप्पा से। इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं, कप्पा। सुन करके आपको हंसी आएगी, है ना, लेकिन इसको कप्पा ही बोलते हैं। दूसरा है चालकत्व, इसको चालकत्व कह लो या इसी को चालकता भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, चालकता। तो चालकता को डिनोट करते हैं जी से, और सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स से, और
इसको किससे डिनोट करते हैं, यहाँ में लिखे दे रहा हूँ, इसको इधर लिखे दे रहा हूँ, इक्वल टू इधर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल x से, और स्मॉल x इक्वल टू होता है L अपॉन A, यानी किसी इलेक्ट्रोड की लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसका होता है, दोनों के अनुपात को ही शेल स्थिरांक बोलते हैं। तो इसका एक रिलेशन होता है विशिष्ट चालकता बराबर, क्या होता है, विशिष्ट चालकता बराबर चालकता गुणे शेल स्थिरांक। ये जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, और इससे शेल स्थिरांक या चालकता या विशिष्ट चालकता इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू हो जाएगा G इंटू एक्स। अब यहाँ हमको पता है x इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन A होता है, और G बराबर क्या होता है 1 अपॉन R, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। तो यहाँ पर हो जाएगा कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, यानी ये हो जाएगा L अपॉन RA। अब देखिए जो कई सारी बुक हैं, किसी बुक में आपको ये जो A मैंने स्मॉल लिखा है ये कैपिटल में भी मिल सकता है और स्मॉल में भी हो सकता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू L अपॉन RA, ये आपका फार्मूला है। ये विशिष्ट चालकत्व तथा शेल स्थिरांक में एक बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा संबंध है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गलित MgCl2 से, किससे, गलित MgCl2 से 24 ग्राम Mg को मुक्त करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आवेश पूछ रहा है, कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, यानी यहाँ पर पूछ रहा है आपसे Q कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। तो अगर हम बात करें W की, तो W दिया गया है 24 ग्राम और आपसे Q कैलकुलेट कर रहा है। और अगर हम Mg को देखें तो MgCl2 जो है ब्रेक होता है किसमें, Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस में। अब यहाँ पर सिर्फ किसको पूछ रहा है, Mg को, यानी मैग्नीशियम कितना, 24 ग्राम मैग्नीशियम को इकट्ठा करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है W इक्वल टू EIT अपॉन 96,500, ये एक रिलेशन होता है। और यहाँ हमको पता है IT इक्वल टू क्या होता है, IT इक्वल टू होता है Q, और E इक्वल टू क्या होता है, धातु का परमाणु भार अपॉन आयनों की संख्या, यानी कि कितने आयन उस धातु से, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो आयनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने आयन बनेंगे। तो यहाँ पर हमको मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, 24 होता है। और इसमें से देखिए 2 प्लस आयन बन रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी E इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। E इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इससे हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, Q निकालना है। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला होगा W इक्वल टू EQ अपॉन 96,500। अब Q को इधर कर लो, बाकी सारी चीजें इधर कर लो, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ऑब्लिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W इंटू 96,500 अपॉन E हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 24 इंटू 96,500 अपॉन, हम E की वैल्यू आई है 2, तो 2 से इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, ये 2 नहीं आई, 12 आई है, तो इसकी वैल्यू 12 रख देंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 0 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 12 1 13, कैरी आया 1, 2 9 जा 18 1 19, यानी कि आया है 193000, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1.93 इंटू 10⁵ कूलाम, यानी इतने कूलाम की आवश्यकता होगी, कितने, 24 ग्राम को, 24 ग्राम मैग्नीशियम को मुक्त करने के लिए 1.93 इंटू 10⁵ कूलाम की आवश्यकता होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे एम्पियर पूछा जा सकता है कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले से,
ई भी पूछा जा सकता है, डब्ल्यू भी पूछा जा सकता है, टी समय भी पूछा जा सकता है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 4 तरह के आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी इलेक्ट्रोड के ई नॉट ओपी तथा ई नॉट आरपी में क्या संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको संबंध बताना है। पहले मैं आपको बता दूं ई नॉट ओपी क्या है। ई नॉट ओपी क्या है, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। और ई नॉट आरपी क्या है, ई नॉट आरपी इक्वल टू है ये मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पे जो नॉट दिखाया जा रहा है, जिसको 0 लिख रहे हैं, यही है, इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। जब ई के ऊपर नॉट लग जाए तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, यानी मानक कंडीशन, मानक दशा क्या होती है, मानक को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 मोल होता है किसी भी विलयन का विद्युत अपघट्य के, और यहाँ पर 1 atm प्रेशर कितना हो, 1 atm प्रेशर हो। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसको मानक दशा बोलते हैं या स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन होता है ई नॉट ओपी इक्वल टू माइनस ई नॉट आरपी। ये एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपको जब नष्ट समीकरण बनाएंगे, आपको इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नष्ट समीकरण। कौन सा, नष्ट समीकरण। तब हम आपको इसके बारे में और अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका जो रिलेशन है ई नॉट ओपी इक्वल टू माइनस ई नॉट आरपी, ये आर लिखा हुआ है, तो ई नॉट आरपी। तो ये जो है एक रिलेशन है, इससे भी न्यूमेरिकल लगाए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो जंग होता है, जंग किस में लगता है, आयरन में लगता है। आयरन में जंग लगता है। जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। ये जंग का सूत्र है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप इसके बारे में और क्या लिखेंगे। तो पहले आप बताएंगे जंग कैसे लगता है, ठीक है। जंग लगने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं, जैसे कि O2 का होना, CO2 का होना, H+ आयन की उपस्थिति होना, pH मान 9 से कम होना, ये क्या है, आवश्यक दशाएं हैं जहां पर जंग लगता है। जंग किस में लगता है, आयरन में, यानी कि लोहे में लगता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं लोहे में, पेंट कर देते हैं। आप अपने घरों में क्या करते हैं, जो लोहे के दरवाजे लगे होते हैं उनमें पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लोहे की सतह और वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक लेयर बना देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन क्रिया नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन के साथ, जो मुक्त करता है कौन, आयरन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्यों बढ़ती है। यहाँ पे मोलर चालकता पूछी गई है। अब जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, तो इनकी तनुता बढ़ाने पर देखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। पहली बात ये पूछा जा सकता है बढ़ती कि नहीं बढ़ती, ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। बढ़ती है क्योंकि 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य के
विलयन का आयतन बढ़ जाता है। ये एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन बढ़ जाता है। सपोज करिए यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने जल भर रखा है। क्या भर रखा है? इसमें जल। और इसमें क्या मिला दिया मैंने? इसमें मिला दिया मैंने वैद्युत अपघट्य। अब जब मैंने इसमें वैद्युत अपघट्य मिलाया है, मान लेते हैं 100 ग्राम। कितना ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम मैंने इसमें विद्युत अपघट्य मिलाया है। जल कितना मिलाया है? मान लेते हैं इसमें मिलाया मैंने 500 ml। 500 ml जल है। कितना ml? 500 ml जल है। अब क्या करें कि इसमें हम 500 ml जल और ऐड कर दें। 500 ml जल इसमें और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये जो विलयन है ये तनु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। या हम ये कह लें कि इसकी तनुता बढ़ गई, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता घट गई। सांद्रता घट गई, ये भी कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता घट गई। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता क्यों बढ़ती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होगा क्या? अगर हम 1 मोल इसमें से 1 मोल विलयन लें, किसका? विद्युत अपघट्य का, तो देखेंगे कि पहले 1 मोल विलयन में कितने आयन थे, यानी विद्युत अपघट्य के कितने आयन थे। जब मैंने उसमें 500 ml और डाल दिया तो क्या हुआ कि उसमें आयनों की मात्रा कम हो गई, यानी उसकी तनुता बढ़ गई और उसका आयतन बढ़ गया। किसका? जल का। जल का जब, यानी कि इसका जो विलयन का पूरा आयतन है, जब वो आयतन बढ़ जाता है तो क्या होता है? मोलर चालकता बढ़ती है। क्या होती है? मोलर चालकता बढ़ती है। लेकिन अगर यहीं पर मान लेता विशिष्ट चालकता पूछ लेता, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। याद रखना, विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि विशिष्ट चालकता जो होती है वो 1 मोल विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए विशिष्ट चालकता घट जाती है जबकि मोलर चालकता बढ़ जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन जो होगा वो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और लघुत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 0.2 यानी 0.2 MkCl विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकत्व इतना दिया गया है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो मोलर चालकता कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेमडा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। ये एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट में देख लेते हैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता दी गई है 0.2 m दी गई है और इसका जो कप्पा दिया गया है विशिष्ट चालकता वो 0.248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी क्या है? कप्पा की वैल्यू दी गई है और हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है लेमडा m कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं 0.248 इंटू 1000 m की वैल्यू है 0.2। अब देखिए यहाँ पर ये 0.0 यहाँ पर 0 लगा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। तो इस पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा दें तो यहाँ से क्या करेंगे हम? ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये इतना आया है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपका लेमडा m यानी कि मोलर चालकता हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से या तो विशिष्ट चालकता पूछ सकता है, मान लीजिए मोलर चालकता दे दिया, विशिष्ट चालकता पूछ सकता है,
या विशिष्ट चालकता दे दिया, मोलर चालकता दे दिया, तो कितने मोलर का विलयन है ये पूछ सकता है ना। तो यहां से भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है एक विद्युत अपघट्ट के 0.01 नॉर्मल विलयन की तुल्यांकी चालकता दी गई है 420 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। यदि सेल का स्थिरांक इतना है तो इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो गिवन दैट देख लेते हैं। कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.01 नॉर्मल। अब तुल्यांकी चालकता दी गई है, लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू दिया गया है 420 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक यानी कि इक्विवेलेंट इनवर्स ये दिया गया है। और सेल स्थिरांक दिया गया है x या L/A बात कर लें, ये दिया गया है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इतनी वैल्यू दी गई है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रतिरोध। यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो प्रतिरोध कैसे आपको पता चलेगा, हमको पता है कि कप्पा इक्वल टू L/RA होता है। ये अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले किया है। या इसको कह सकते हो कि X/R होता है। X क्या है, सेल स्थिरांक है। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, R। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा इक्विवेलेंट, पहले फार्मूला अरेंज कर लेते हैं, L/RA इंटू 1000 अपॉन n। अब यहाँ से नया फार्मूला बनेगा। नया फार्मूला क्या बनेगा, R इधर जा, क्योंकि R कैलकुलेट करना है। तो R इक्वल टू हो गया L अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट A इंटू 1000 अपॉन कितना आएगा इधर n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। L अपॉन A की वैल्यू दी गई है 0.88 अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है 420 गुणे 1000 अपॉन में जो n है, कितने नॉर्मल सोल्यूशन है 0.01। तो ये पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8800 अपॉन 42। अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी आ गया 4400। यानी ये आ गया 4400 अपॉन 21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 209.5 ओम। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि R इक्वल टू कितना निकला, R इक्वल टू निकला 209.5 ओम। ये आपका प्रतिरोध हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनको लगा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड में संबंध लिखिए। तो आप हेडिंग बनाएंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैंने आपको बताया है मानक का मतलब क्या होता है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन किसे कहते हैं, जो 25 डिग्री सेल्सियस हो, 1 atm प्रेशर हो और 1 मोलर सोल्यूशन हो। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसको ब्लू कलर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी विद्युत अपघट्ट के किसी धात्विक इलेक्ट्रोड के 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1
मोलर विद्युत अपघट्य वाले विलयन में विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव उस अर्ध शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब इसे कैपिटल ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मैं आपको चित्र की सहायता से समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो ये एक मैंने कंटेनर लिया अर्धशेल बनाने के लिए और इसमें कोई विद्युत अपघट्य का विलयन डाल दिया, विद्युत अपघट्य का विलयन इसमें डाल दिया और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या लगा दिया? एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये एक इलेक्ट्रोड है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो विलयन है इसकी मोलरता है 1 मोलर विलयन। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु के इलेक्ट्रोड को 1 मोलर विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर उसमें एक विभव उत्पन्न होता है। मतलब कि ये जो विद्युत अपघट्य की सतह होगी और ये जो मेटल का जो इलेक्ट्रोड बनाया है इसकी सतह के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड विभव जनरेट होगा, उत्पन्न होगा और इसी विभव को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ये दो प्रकार के होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो इसी के बेस पर हमारे पास एक जो है रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, अब यहां लिख लेते हैं, ई तथा ई नॉट में संबंध। इसमें एक संबंध होता है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ये आपका एक रिलेशन होता है E और E नॉट के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां E बराबर क्या है, E बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। E बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। E नॉट बराबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये E नॉट बराबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R बराबर क्या है, गैस नियतांक है, ये गैस नियतांक है। F बराबर क्या है, पहले T लिख दें। T बराबर क्या है, ताप है 25 डिग्री सेल्सियस। F बराबर क्या है, F बराबर है फैराडे नियतांक। क्या है, फैराडे नियतांक है। N बराबर क्या है, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो मुक्त हो रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब M क्या है, Mn प्लस लिख देते हैं। तो धातु द्वारा निर्मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन धातु निर्मुक्त कर रहा है या मुक्त कर रहा है, और जो बड़ा ब्रैकेट है ये क्या है, सांद्रता बता रहा है, इसकी सांद्रता बता रहा है। तो आई होप ये रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके 2024 में बनने के पूरे चांसेस हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण की क्रियाविधि समझाइए। तो संक्षारण क्या होता है आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं। किसी धातु की सतह का वायु, नमी या आर्द्रता की उपस्थिति में उसकी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। ये जैसे मान लीजिए कोई धातु है और धातु की सतह पर ये ऑक्सीजन और नमी लगातार इसको मिल रही है, तो धीरे धीरे इसका नष्ट होना। जैसे लोहे पर जंग का लगना, पीतल या कॉपर पे हरा रंग जमना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। अगर धातु का धीरे धीरे क्षरण होता है उसकी सतह का, तो उसको संक्षारण बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई फैटी, मतलब कोई फैटी खाना है और उसमें जो फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसको विकृत गंधिता कहते हैं। अब हम इसकी क्रियाविधि समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे संक्षारण की क्रियाविधि। संक्षारण की क्रियाविधि
तो मैंने आपको बताया कि जब कोई एक धातु है, ये मान लेते हैं लोहा ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर एक जगह इस धातु के सतह पर आयरन क्या करेगा, नमी और वायु की उपस्थिति में जब इसको वायु मिलेगी तो क्या करेगा, यहाँ से आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी Fe2+ बनेंगे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, Fe से Fe2+ आयन बनेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 जो होता है वो कैथोड पर होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो 4H+ के साथ मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये बना लेगा 2H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, 2H2O। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये H+ कहाँ से आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी चीजें क्या क्या हैं, यानी संक्षारण के लिए जरूरी चीजें, संक्षारण के लिए आवश्यक पदार्थ, ये तब तो कह सकते हो क्या क्या चीज जरूरी है। नंबर 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, नंबर 2 CO2 होना चाहिए, नंबर 3 इसके लिए नमी होनी चाहिए यानी H2O होना चाहिए, और नंबर 4 pH मान जो है 9 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, CO2 और H2O ये रिएक्ट करके बनाते हैं H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, और कार्बोनिक अम्ल देता है H+ आयन, और यही H+ आयन यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ क्या बनता है, 2H2O। इस तरीके से, और ये जो ये हो रहा है ये क्रिया हो रही है एनोड पर। मैंने आपको बताया था कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मुक्त होते हैं, और ये क्रिया कहाँ हो रही है, ये क्रिया हो रही है कैथोड पर हो रही है। अब फाइनली हम देख लेते हैं स्टेप 3 में क्या होता है। स्टेप 3 में जो यहाँ पर Fe2+ बचे हुए हैं, यही Fe2+ रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, तो O2 के साथ, और यहाँ पर 4H2O के साथ। जो H2O ये बना है इसके साथ में क्रिया करेगा, और ऑक्सीजन जो वातावरण में उपस्थित होगी तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस साथ में 8H+ निकलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है Fe2O3। Fe2O3 क्या है, ये जंग है। क्या है, ये जंग है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जंग बना है, इस तरह से जंग का फॉर्मेशन होता है, ये क्रिया विधि है। तो पहले आप लोग लिखेंगे संक्षारण की परिभाषा क्या होती है, फिर किसमें उसके एग्जांपल्स दे देना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, जिंक कार्बन सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली क्रिया को बताइए। तो प्राथमिक सेल, यहाँ पर प्राथमिक सेल पूछा गया है, तो प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं, मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रोड अपक्रिया एक बार होती है और उसके बाद वो मृत हो जाते हैं, यानी कि जिन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, शुष्क सेल। क्या है, शुष्क सेल। शुष्क सेल को बोलते हैं लेग्रांजे सेल। क्या बोलते हैं, लेग्रांजे सेल। लेग्रांजे सेल भी इसको बोलते हैं। लेग्रांजे सेल में क्या होता है कि मैं आपको एक फिगर के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक जिंक का बना हुआ टैंक होता है और इस टैंक में एक इलेक्ट्रोड लगा होता है जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट के ऊपर यहां पर दूसरे कलर से दिखा देता हूं, इसके ऊपर एक ब्रास, इसकी ब्रास की कोटिंग कर देते हैं। और ब्रास किससे मिलकर बना हुआ है, ये ब्रास है। ब्रास कापर और जिंक का एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, कापर और जिंक का। ये क्या है, ये जिंक है, और जिंक किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एनोड का कार्य कर रहा है। और ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किसका कार्य करती है, ग्रेफाइट कार्य करती है कैथोड का। किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो जगह है, इसके अंदर 2-3 चीजें भरी होती हैं। पहली चीज NH4Cl भरा होता है, ZnCl2 भरा होता है और MnO2 भरा होता है। ठीक है, तो इसमें कहने के लिए सिर्फ ये शुष्क सेल है,
लेकिन ये वेट होता है, ड्राई नहीं होता, ये शुष्क नहीं होता, ये पेस्ट होता है। इन तीनों चीजों का यहाँ पर पेस्ट होता है। और जो MnO2 है ये डीपोलराइजर के रूप में काम करता है। किसके रूप में? डीपोलराइजर के रूप में इसका कार्य होता है। तो ग्रेफाइट का बना हुआ कैथोड होता है और जिंक का टैंक होता है जो कि एनोड का कार्य करता है। इसके ऊपर एक ब्रास की टोपी टाइप की लगी होती है। ब्रास किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अब इसमें ये एक ही बार इसमें रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन के पश्चात इसमें अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो मैं आपको अगले स्लाइड पे एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम देख लेते हैं कि एनोड पर और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। तो एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? एनोड पर। और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो एनोड पर जो क्रिया होती है जिंक की क्रिया होती है। जिंक रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये बनाता है Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? यहां पर MnO2 लेते हैं और MnO2 के साथ साथ प्लस यहां पर लेते हैं 2NH4 प्लस यानी अमोनियम ले लेते हैं और इसके साथ में यहां पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से निकलता है Mn2O3 प्लस साथ में NH3 अमोनिया निकलता है। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं और प्लस साथ में यहाँ पर H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O निकलता है। तो इस तरीके से क्या होता है Mn2O3 निकल रहा है, अमोनिया निकल रहा है और H2O निकल रहा है और H2O कहीं बाहर नहीं जाता है, उसी के अंदर रह जाता है। और ये जो अमोनिया है यानी NH3 है, ये NH3 ही क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है? Zn के साथ में। ये Zn के साथ में रिएक्शन कर लेता है और ये बनाता है ZnNH3 का होल 4, ये होल 4 बनाता है और 2 प्लस। इस तरह से एक यौगिक बना लेता है ZnNH3 का होल 4 2 प्लस। अमोनिया के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ले जाएंगे। तो ये जो अमोनिया यहाँ कैथोड पर निकल रही है ये जिंक के साथ, किसके साथ? जिंक के साथ अब क्रिया कर लेता है और ZnNH3 का होल 4 2 प्लस एक यौगिक बना लेता है जो कि उसी में उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है सिर्फ एक बार होती है, इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। जो आप लोग रेडियो में जो आपने देखा होगा है ना, और जो टॉर्च में लाइट में इस्तेमाल की जाने वाली ये सेल होती है, ड्राई सेल होती हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरे सेल होते हैं, जैसे कि कान अगर सुनाई नहीं दे रहा जो उसमें एक प्रकार की युक्ति लगाई जाती है, तो उसमें भी एक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। घड़ी में है ना, इसके अलावा कैमरा में कुछ सेल का इस्तेमाल किया जाता है, वो सेल होती है मरकरी सेल। कौन सी? मरकरी सेल। तो मरकरी सेल के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है समझ में अच्छे से आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा प्रश्न है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये 5 अंक का आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आखिरी जो क्वेश्चन हमारा है कोलराउस का नियम, लास्ट क्वेश्चन है। कोलराउस का नियम क्या है? इसके 2 अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। 2014, 17, 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोलराउस का नियम आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है? इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं। कोलराउस का नियम कहता है किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता जिसको हम लोग लेम्डा इक्यू एट इन्फिनाइट या फिर कैप एट इन्फिनाइट इक्यू से डिनोट करते हैं। चालकता का मान विलयन में उपस्थित अनंत तनुता पर धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के
योग के बराबर होता है, अर्थात लेमडा इक्यू एट इन्फिनाइट इक्वल टू लेमडा एट इन्फिनाइट प्लस लेमडा एट इन्फिनाइट माइनस। ये इस तरीके से हम कोलराउस के नियम को दिखा सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेमडा एट इन्फिनाइट CH3 के लिए देखें, CH3COH के लिए, तो EQ फॉर CH3COOH, तो लेमडा एट इन्फिनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा एट इन्फिनाइट H प्लस। इस तरीके से किसी भी वैद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता का मान है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मोलर चालकता के लिए हो जाएगा। मोलर चालकता के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा m एट इन्फिनाइट इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एट इन्फिनाइट प्लस लेमडा एट इन्फिनाइट माइनस। इस तरीके से हम मोलर चालकताओं के लिए भी बता सकते हैं। अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। पहला अनुप्रयोग है अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की तुल्यांकी चालकता की गणना। तो तुल्यांकी चालकता की गणना किस प्रकार करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं जैसे CH3COH NH4OH, इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता जो होती है वो एक ग्राफ के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, दुर्बल के लिए। लेकिन प्रबल के लिए हम ये कर सकते हैं, एक वक्र के द्वारा हम ग्राफ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल के लिए नहीं कर सकते हैं। तो दुर्बल के लिए तुल्यांकी चालकता का मान कैलकुलेट करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया है, ठीक है, जिसमें CH3CONA और HCl की जब क्रिया कराएंगे तो CH3COH की तुल्यांकी चालकता का मान बता सकते हैं। ये आपको PDF मिल जाएगा। जैसे कि CH3COOH है, ये CO माइनस और H+ में ब्रेक होता है, और ये यहाँ पर तीनों स्टेप बताए गए हैं कि CH3CONA CH3CO माइनस Na+ में टूटता है, HCl H+ Cl माइनस में टूटता है, NaCl Na+ Cl माइनस में टूटता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब CH3COO और H+ को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो COONA प्लस HCl को जोड़ना होगा, उसमें से माइनस NaCl को हटा दें। इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, और देने के बाद ये आप इस तरह का एक फार्मूला लगाएंगे, और इस तरह के फार्मूला लगाने के बाद आप तुल्यांकी चालकता का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। वियोजन की मात्रा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। एक फार्मूला होता है कैप CM अपॉन कैट इन्फिनाइट M, या लेमडा V अपॉन लेमडा एट इन्फिनाइट। कैप CM क्या है, किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता है। क्या है, विलयन की मोलर चालकता। अब ये अनंत तनुता पर है, इन्फिनाइट लिखा है, इसका मतलब अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता है। लेमडा V क्या है, किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता है। लेमडा V क्या है, तुल्यांकी चालकता है। लेमडा एट इन्फिनाइट क्या है, अनंत तनुता पर विलयन की चालकता है। तो इस तरीके से हम वियोजन की मात्रा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं उनकी वियोजन की मात्रा क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हुए, यानी कंप्लीट हुए। इसका PDF आपको ABS की पाठशाला नाम के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, या भी आप स्कैन करिए इस QR कोड को तो आप वहीं पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ABS की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।